हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 1947 का बना हुआ है, उससे पहले का बना हुआ है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम को फॉर्मेटिव वे में बनाया। बट आप कैसे देखते हैं, आप क्या आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? अभी NEP 2020 आ गया और उसके अंदर बहुत अच्छे काम जो है वो सरकार ने किए। उस पॉलिसी के अंदर बहुत सी अच्छी बातें आई जिसका फ़ायदा आने वाले सालों में मिलेगा। हमें लगता है जो सबसे ज़रूरी पिलर्स हैं टीचर्स, उनके लिए फाइनेंशियली जो है वो प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो बहुत अच्छे लोग हैं वो टीचिंग के लिए निकल के आने चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ हमारे IT प्रोफेशनल्स को नहीं मिलने चाहिए, मैं नहीं कहता हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। पर इन लोगों को खास तौर पे जो फाउंडेशन बच्चों की स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो ये कंट्री ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, उनको हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे। सो जब हम फ्रेंचाइज वर्ड सुनते हैं, आई एम श्योर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है एजुकेशन सिस्टम देश की तरक्की के लिए, यूथ डेवलपमेंट के लिए और हमारे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। जब आप फ्रेंचाइज सोचते हैं और किसी को फ्रेंचाइज देते हैं, क्या आपका गोल होता है फ्रेंचाइज देने से पहले कि कैसे इंसान को फ्रेंचाइज देनी है, कि बिज़नेस को बिज़नेस की तरह चलाया जाता है? मतलब क्या विजन है बचपन का बिफोर गिविंग फ्रेंचाइज? अक्षय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए और ये मौका देने के लिए कि हम इस तरह का एक डिस्कशन कर पाएँ जहां हम लोग अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएँ और बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी शेयर कर पाएँ। जैसा आपने कहा कि जब फ्रेंचाइजी के क्या मायने हैं, तो जो बड़ा सरल और साधारण तरीके से मुझे अभी तक समझ में आया है, जब आप किसी भी फील्ड में वो एक्सपर्टीज़ कर लें कि आप उस एक्सपर्टीज़ को इम्पार्ट कर सकें, आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकें, तो मुझे लगता है कि वो फ्रेंचाइजी के सही मायने हैं कि हम उस लेवल को, उस सिस्टम को डेवलप कर लें जहाँ जो एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड है उस फील्ड के लिए वो हम बाकी लोगों के साथ शेयर कर पाएँ और वो उसका फ़ायदा उठाकर, उसके बेनिफिट्स लेकर के उस वेंचर को अपने यहाँ लोकली रन कर पाएँ। तो हमने यही कोशिश करी। एक उसमें वो एक्सपर्टीज़ और उस तरह के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किए, उस तरह की SOPs हम लोगों ने डेवलप की कि हम जो है वो आज पूरे हिंदुस्तान में और मैं कुछ मायनों में कहूँगा इंटरनेशनली भी हम अपनी एक्सपर्टीज़ दूसरे लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं और अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। राइट। बट आपने जैसे बोला अपने SOPs बनते हैं, प्रोसेसेस बनते हैं जी। जब एक कंसोर्टियम बन जाता है इन चीज़ों का, उसके बाद आप जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं? अब एक ऑनर जो फ्रेंचाइज ले रहा है उसका विजन आपके साथ अलाइन कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब वो सारी चीज़ें। जी, इसमें ना देखिए आहूजा जी, आप बेसिकली पंजाबी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो पंजाबी में एक कहावत है जो पंजाब की साइड और हरियाणा जो एरिया है उस तरफ चलती है, जामिया भाग्यवान ना जामिया गुणवान, भाग्यवान के यहाँ लाइन लगे गुणवान की। धीरू भाई अंबानी जी एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे पर वो पेट्रोकेमिकल इंजीनियर नहीं थे। राइट। पर वो भाग्यवान थे क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल थे। तो इस कारण से वो अपने साथ उन लोगों को जोड़ पाए जो गुणवान थे। राइट। और वो बेहतर काम निकाल के ले गए। आज हमारे सामने सबसे बड़ी रिफाइनरी हिंदुस्तान में रिलायंस की है। ऐसे ही आप जितने भी अलग अलग उदाहरण देखेंगे, रेनबैक्सी में जाएंगे, बाकी दूसरे किसी में, तो वो उस फील्ड के उतने बड़े एक्सपर्ट हुए या ना हो, पर वो जुझारू लोग थे, वो भाग्यवान लोग थे, उन पे वो रिसोर्सेज अवेलेबल थे और उन्होंने अपने साथ उस तरह के गुणवान लोगों को जोड़ा और वो बेहतर करते चले गए। इसी तरीके से जब हम किसी भी फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है उनके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो जिससे वो उस तरह की एजुकेशन या उस तरह के सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो हमारे पास प्रभु की दया से जो है वो काफ़ी इस तरह के लोग जुड़े हमारे परिवार में जो इन सब सिस्टम को मेंटेन कर पाए और उन्होंने अपने सिस्टम में भी गुणवान लोगों को जोड़ा, जिस कारण से आज जो है वो हम। बट 100% ऐसे लोग तो नहीं मिलते होंगे, मतलब इवन कोई इंडिपेंडेंट स्कूल भी चला रहा है जी, वहाँ पे भी ये चैलेंजेस फेस किए जाते हैं कि जी स्कूल ओनर ने स्कूल तो खोल लिया बट उसको चलाना नहीं आ रहा जी, चाहे वो जितने मर्जी प्रोसेस ओरिएंटेड बना ले या SOPs बना ले। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन ना एक विजन है जी। अब एक फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, जैसे मैं चितकारा यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ।
अब मुझे समझ में आता है कि चित्कारा यूनिवर्सिटी जो चलाने वाले लोग हैं ना, दे ऑल आर एजुकेशनिस्ट। डॉक्टर अशोक चित्कारा खुद मैथमेटिशियन है जी, डॉक्टर मधु चित्कारा एजुकेशनिस्ट हैं, दोनों टीचर्स रहे हैं, दोनों अंडरस्टैंड करते हैं कि यूनिवर्सिटी को कैसे चलाना है। तो सिमिलरली मोहित चित्कारा उनको रन कर रहे हैं, तो वो खुद एजुकेशनिस्ट हैं, या फिर अगर वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ही इज़ अ वेरी विजनरी मैन। अभी ऑन मुझे ये समझ में आता है फ्रेंचाइज वो लेता है जो खुद का ब्रांड डेवलप नहीं कर पाता, जी, विजन नहीं है, उसको पैसा इन्वेस्ट करके एक ग्रोइंग ब्रांड को आगे लेके जाना है, या फिर एक ग्रोन ब्रांड का फ़ायदा उठाना है। एक कॉफ़ी शॉप तो एक इंसान खुद भी खोल सकता है, बट स्टारबक्स की फ्रेंचाइज लेना, या फिर सीसीडी की फ्रेंचाइज लेना, या बरिस्ता की फ्रेंचाइज लेना, सिमिलरली एजुकेशन इज़ टोटली डिफरेंट, राइट। तो वहाँ पे आपको क्या चैलेंजेस आते हैं, मैं वो अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि हर बंदा तो सेम नहीं मिलेगा हमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इतने अलग अलग, मैं कह रहा हूँ, लोग नहीं, एरिया भी सिमिलर नहीं मिलेगा, भाषा सिमिलर नहीं मिलेगी। जैसे कि हम तो पहले ही कहते हैं कि हिंदुस्तान, भारत जो है वो विविधताओं का देश है। यहाँ पे हर कुछ किलोमीटर के बाद लोगों की भाषा बदल जाती है, लोगों का रहन सहन बदल जाता है, एनवायरनमेंट बदल जाता है, क्लाइमेट बदल जाता है, खाना बदल जाता है। तो ये सारे इतने बदलावों के बाद भी आज पूरा भारत जो है वो एक है, क्योंकि इन सब बातों को हमने पहले से ध्यान में रखा। तो हमने अपने सिस्टम में एक फ्लैक्सिबिलिटी भी डाली। वो फ्लैक्सिबिलिटी, देखिए किसी भी चीज़ में एक फ्लैक्सिबिलिटी होती है, एक लिमिट तक होती है, उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है। तो हमने अपने हिसाब से ये तय किया कि हमें उसमें कितना फ्लैक्सिबिलिटी डालना है, ताकि जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम उस सिस्टम को रन कर पाए। जैसे हम लोग साउथ में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हैदराबाद में हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क है, और वहाँ काम करते हुए हमें इस बात का खासा ध्यान रखना पड़ा कि जब हम साउथर्न पार्ट पे हैं तो हमें वहाँ की चीज़ों को, वहाँ के फेस्टिवल्स को, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को, वहाँ की टाइमिंग्स को, उन सबको भी इंक्लूड करना है। तो हमने अपने सिस्टम में वो इंक्लूड किया, और जहाँ भी हम लोग चीज़ें शुरू करते हैं, कुछ समय के अंदर अंदर हम अपने आप को, जैसे एक इंसान होता है ना जी, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। राइट। जब भी अभी आप आजकल दिल्ली में बहुत गर्मी है, और दिल्ली वालों की एक बड़ी खासियत है, सर, खूबी है, यहाँ सब चीज़ें एक्सट्रीम होती है। वेदर हर तरह का एक्सट्रीम होता है। ठंड होती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है, एडजस्ट कर लेते हैं। गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये एडजस्टमेंट एक मानव की खूबी है। तो ऐसे ये हम वहाँ जाके उन चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। तो उससे हमारी जो भी हमारे फ्रेंचाइजी हैं, जो भी हमारे स्कूल हैं, उनकी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये सब फ़ायदे मिलते हैं। और एक बात मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि कोई भी फील्ड हो, कैसी भी फील्ड हो, 100% रिजल्ट कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल। और 100% हो जाना, मुझे लगता है ये देवत्व को प्राप्त करने जैसा है, जो इंसान रहते हुए तो हम नहीं कर सकते। कभी आपने 21-22 साल के करियर में कभी ऐसा हुआ है कि फ्रेंचाइज को विड्रॉ कर लिया कि ये इंसान नहीं है, हमारा विजन आगे लेके जा पा रहा, जी, तो वी डोंट वांट टू वर्क विद हिम और हर? ऐसी चीज़ें बहुत रेयर होती हैं, पर कभी कभी जीवन में ऐसी चीज़ें आती हैं। जैसे हम पूरे साल भर अपने घर में अलग अलग तरह का सामान लाते हैं। दिवाली आता है, तो दिवाली पे आप और हम लोग क्या करते हैं, उसमें से बहुत सा सामान ऐसा होता है जो हमने कभी उपयोग ही नहीं किया होता, वो हम घर से बाहर निकालते हैं, किसी को देते हैं जिसकी ज़रूरत हो, और सफाई करते हैं और चीज़ों को अलग करते हैं। क्योंकि हमें पता लगता है साल के आखिर में शायद ये ज़रूरत नहीं थी, शायद ये भावनाओं में लिया गया फैसला था, या तो इस तरह की फिल्ट्रेशन हर इंसान को करनी होती है, हर कंपनी को करनी पड़ती है, हर ग्रुप को करनी पड़ती है। तो वो फिल्ट्रेशन हम भी करते हैं। हाँ, आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनके घर से बहुत कम सामान निकलता है दिवाली पे, क्योंकि वो लोग बड़े सोच समझ के खरीदारी करते हैं। तो हम उन लोगों में से हैं कि हम वो खरीदारी बड़ा सोच समझ के करते हैं। आपके आंसर्स बड़े ट्रिकी और इंटरेस्टिंग से हैं कि आपने अपना आंसर भी दे दिया और एक एग्जांपल ऐसा दे दिया कि जहाँ पे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग सा वे आपने बताया। बट अगेन मेरा वो क्वेश्चन वही था स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे शायद आंसर उसका भी अब मिला कि जब आप फ्रेंचाइजी चूज़ करते हो, फ्रेंचाइज ओनर चूज़ करते हो, आप आई एम श्योर बहुत ही फिल्ट्रेशन करते होंगे कि इसको देनी है नहीं देनी है। जी, बहुत सारे फिल्टर्स होंगे। उसमें ये फिल्टर ज़रूर लगाते हैं कि वो कितने एजुकेटेड हैं, उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। ओनली मनी कैन नॉट बाय योर फ्रेंचाइज, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता।
क्योंकि पर मैंने साथ साथ कहा कि वो एक फैक्टर है, पर सिर्फ वही एक फैक्टर नहीं है। अगर मुझे चूज़ करने को मिलेगा, और हमने ऐसा बहुत बार किया है, हमें बहुत बड़े लेवल के लोग मिले और उसके मुकाबले कुछ कम लेवल के लोग मिले, पर लेवल मींस फाइनेंशियली, और उनके अंदर जो एनर्जी थी, उनमें जो उत्साह था, उनके मुकाबले कई गुना था। हो भी नहीं सकता। तो वो कैंडिडेट जो चमत्कार कर सकता है, जो मैजिक कर सकता है, वो ये वाला कैंडिडेट नहीं कर सकता। तो हमने ऐसी जगह ऐसे लोगों को चुना, और हमें अपने डिसीजन पे जो है वो खुशी होती है कि हमने ऐसे लोग चुने और उन्होंने वाकई प्रूव करके दिखाया। मेरे पास ढेरों एग्जांपल है। एक छोटे से प्रमाइसिस में 2000-3000 एरिया में रेंटेड प्रमाइसिस में स्कूल शुरू करके, और आज मेरे कई स्कूल ऐसे हैं जो फुल फ्लैश 10+2 खुद की बिल्डिंग में स्कूल रन कर रहे हैं, जहाँ 1800 बच्चा पढ़ रहा है। तो इसको मैं कहूँगा कि ये उनकी मेहनत और उनका मैजिक है, जिस कारण से हम लोग आगे बढ़े। विजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। करेक्ट, इंटरेस्टिंग। सो आप इस एजुकेशन सिस्टम को क्या देखते हैं? अब जैसे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है एजुकेशन सिस्टम को लेके कि ऐसा होना चाहिए, सिस्टम ऐसा नहीं है। आई एम श्योर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो 1947 का बना हुआ है, उससे पहले का बना हुआ है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम को फॉर्मेटिव वे में बनाया था, बट अब चेंजेस आ रहे हैं सिस्टम में जी। बट आप कैसे देखते हैं? आप क्या आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? क्या बेनिफिट्स हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के और क्या नेगेटिव्स हैं? हालांकि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम उस पूरे सिस्टम का बहुत छोटा सा या एक अदना सा हिस्सा हूँ मैं, तो उस पूरे सिस्टम के बारे में व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी NEP 2020 आ गया। NEP 2020 में बहुत सी ऐसी चीज़ें आई जो हम लोग अपने पंचकोश की जो बात किया करते थे, संस्कृत, जो ओवरऑल डेवलपमेंट की हम गुरुकुल बात सिस्टम करते थे, की। तो उस पंचकोश को लेके आए हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके आए हैं, और उसके अंदर बहुत अच्छे काम जो है वो सरकार ने किए। उस पॉलिसी के अंदर बहुत सी अच्छी बातें आई जिसका फ़ायदा आने वाले सालों में मिलेगा, हमें लगता है। और जो NEP 2020 है, उसी के हिसाब से हम लोगों ने अपने पूरे करिकुलम को रिवाइज़ किया। बहुत जल्दी उन सारी चीज़ों को हम लोग लेके आ गए अपने स्कूल्स के लिए, और एक पूरा करिकुलम हम लोगों ने तैयार किया जिसको हम लोग स्प्राउट करिकुलम बोल रहे हैं। और उस स्प्राउट करिकुलम के अंदर हम लोग पहले ऐसे स्कूल बन गए जिन्होंने गोल्डन सर्कल को पूरा कर लिया। हमने अपनी बुक्स दी, उन बुक्स के ऊपर बेस्ड हम लोगों ने स्मार्ट क्लासेस दी, उन स्मार्ट क्लासेस के ऊपर बेस्ड हम लोगों ने एक्टिविटीज़ दी, उन एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड हमने PBL प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दिया, और इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट किया। टीचर्स के लिए टीचर्स रिसोर्स मटेरियल तैयार किया, और इसी तरीके से बच्चों के लिए सिल्क जो है वो स्प्राउट इंटीग्रेटेड लर्निंग किट तैयार की। तो ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड हो गई, और ये सब चीज़ें बेस्ड हो गई हमारी NEP 2020 और पंचकोश पर। तो ये एक बहुत अच्छे से हमने इस सिस्टम को डेवलप किया। और जहाँ तक बात है कि कमियाँ होना, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें कमी ना हो, और लगातार उसको सुधार करते रहना, नए नए रूप में सुधार करते रहना, ये आपकी, मेरी और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको हम लोग करते जाएं। हाँ, अब ज़रूरत ये है कि हम अपनी ट्रेनिंग्स को, जो एजुकेशन है, उसको बहुत ज़्यादा फोकस करें कि वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो, वो प्रोजेक्ट बेस्ड हो, ताकि हमारे बच्चे जो पहले सीखा करते थे मतलब वो सीखे, वो लाइफ स्किल सीखे, उनको वो चीज़ें करनी आए, वो सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पे ना रह जाए, ऐसा हमारा। और आपके सिस्टम में टीचर ट्रेनिंग को कितना वैल्यूएशन दिया जाता है? बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और टीचर्स, देखिए, एक मैं ये कहूँगा कि ये हिंदुस्तान का, भारत का एक तरह का छोटा सा, मैं कहूँगा यहाँ पे हम लोग लैग करते हैं, जहाँ पर जो सबसे ज़रूरी पिलर्स हैं टीचर्स, उनके लिए फाइनेंशियली जो है वो प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो बहुत अच्छे लोग हैं वो टीचिंग के लिए निकल के आने चाहिए। वो लोग अगर टीचिंग करेंगे तो सोचिए क्या चमत्कार होगा आपके बच्चों को। तब आएंगे ना, जब फाइनेंशियली, बस यही मैंने कहा जी, जब वो फाइनेंशियली अगर हम उनको उस तरह के पैकेजेस प्रोवाइड कर दें। मैं ये नहीं कहता हूँ हमारे IT प्रोफेशनल्स को नहीं मिलने चाहिए, मैं नहीं कहता हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, पर इन लोगों को खास तौर पे जो फाउंडेशन बच्चों की स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जो ये कंट्री ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, उनको हम लोग
तवज्जो ही नहीं दे रहे, मतलब हम उनको वैल्यू नहीं कर रहे सिस्टम को, हम एक टीचर को, मतलब मैं कई बार देखता हूँ कि ऑफ कोर्स आप भी इतने सालों से स्कूल एजुकेशन में हैं, आई स्टिल रिमेंबर एन इंसिडेंट कि मेरे प्रिंसिपल ने नोटिस भेजा मेरे घर पे, सेकंड ग्रेड में था मैं, कि योर पेरेंट्स हैज टू कम एंड टू मीट मी, प्रिंसिपल ने। मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। आई स्टिल रिमेंबर माई फादर वॉज नॉट एबल टू स्लीप फॉर द होल नाइट। द पॉइंट इज़ कि उनके माइंड में था कि मैंने पता नहीं ऐसा क्या किया होगा। उस टाइम पे जो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू था और आज के टाइम पे जो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने देखा आज के टाइम पे एक बच्चे को अगर ऐसा नोटिस आता है, पेरेंट्स बोलते हैं स्ट्रेस मत ले, देख लेंगे तेरे प्रिंसिपल को। वो जो थॉट प्रोसेस है पेरेंटिंग में, आपको लगता है कि वो भी एक बैकफायर कर रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम? सारी चीज़ें, क्योंकि कमर्शलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, कमर्शलाइजेशन बढ़ने के कारण से कई बार कुछ चीज़ों ने वैल्यू खो दी है। जो एक गुरु शिष्य परंपरा थी वो कमज़ोर पड़ी है, पर पैरेलल काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई हैं। पेरेंट्स बहुत अवेयर हो गए हैं, बच्चों के साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है, किसी भी तरह की पनिशमेंट सिस्टम नहीं है, फिज़िकल पनिशमेंट सिस्टम, तो वो एक अच्छी बात भी है। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई है और कुछ चीज़ों में कमी भी आई है, क्योंकि जैसे ही कमर्शलाइजेशन बढ़ता है बहुत सी चीज़ें अंदर एंटर करने लगती हैं सिस्टम में, तो ये तकलीफ़ें आती हैं। पर जो आपका पहले वाला सवाल था ट्रेनिंग वाला, उसमें मैं ये कहूँगा ट्रेनिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। CBSE ने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया और टीचर्स के रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने शुरू किए हैं। हम लोगों ने अपने लेवल पे, क्योंकि हम लोग अपने सेगमेंट में भी एक पूरा इकोसिस्टम हम लोग रन करते हैं और कई हज़ार टीचर्स जो हैं वो हमारे इस समय अलग अलग स्कूल्स में हमारे पढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों ने उनके लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए, उनको हमने 3 लेवल्स पे डिवाइड किया, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। नेशनल लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग दिल्ली में कंडक्ट करते हैं। स्टेट लेवल के प्रोग्राम्स हम लोग हर स्टेट के अलग अलग बड़ी जो बिग सिटीज़ हैं उनमें करते हैं। और फिर थर्ड जो लेवल होता है, लोकल ट्रेनिंग्स होती हैं, जो हम लोग लोकल लेवल पे जाके स्कूल के अंदर जाके उनके प्रेमाइसेस में उनको ट्रेनिंग देते हैं। और हमारी पूरे साल, आज भी अगर अभी आप मुझसे पूछेंगे मेरी टीम कहाँ है, तो मैं बताऊंगा कि मेरी एक टीम महाराष्ट्र में है इस समय ट्रेनिंग के लिए, एक टीम इस समय मध्य प्रदेश में। आज भी मैं आपको ऐसे 15 लोग बहुत जल्दी से गिनवा सकता हूँ कि जो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग स्कूल्स में ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग को हम बहुत अहम मानते हैं। और कोविड के बाद से एक जो डिजिटल क्रांति हुई, उसके अंदर हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को भी बहुत बढ़ावा दिया और हमारे यहाँ से रेगुलर मंथली शेड्यूल्स बनते हैं, मंथली ट्रेनिंग प्लानर्स बनते हैं और हर हफ्ते कौन कौन से सब्जेक्ट पे किस टाइमिंग पे ट्रेनिंग होगी, उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग कैफ़े ही तैयार कर दिया और उसका नाम भी ट्रेनिंग कैफ़े रखा। तो अलग अलग तरीक़ों से हम कोशिश करते हैं ट्रेनिंग दे, ताकि जो हमारे मजबूत पिलर्स हैं उनको कहीं ना कहीं हम मोटिवेट कर पाएं। फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट कैसे हो सकती है स्कूल टीचर्स की? अब फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट, अच्छा पॉइंट बोला, मेरे माइंड में अटक गया अब कि अगर सोचो एक इंजीनियर या HR या सेल्स वाला 1 लाख 2 लाख की सैलरी डिजर्व करता है, तो आई गेस टीचर्स तो इक्वलेंट डिजर्व करते हैं ना, तभी तो पैशन आएगा टीचर्स में भी। आज हम रोबोटिक्स ट्रेनर हायर करते हैं, हमारे माइंड में भी ये होता है कि 20,000 तक ट्रेनर मिल जाना चाहिए, जस्ट इमेजिन। जबकि उसने एक ऐसा रेवोल्यूशनाइज, अगर हम स्कूल को भी बोलें कि हम ट्रेनर आपको एक दे रहे हैं जिसकी सैलरी 50,000 होगी या 1 लाख होगी, स्कूल अफोर्ड ही नहीं करेगा उसको। टीचर, मतलब बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रिंसिपल जो एजुकेशनिस्ट है और बीइंग अ स्कूल ऑनर, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है कहीं ना कहीं पे। मतलब क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना रेवेन्यू नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो एक ट्रेंड बन गया जो फॉलो किया जा रहा है? मतलब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन? इसमें ना बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं जी। मतलब इसमें मैं ख़ास तौर पे मतलब अगर कहीं किसी भी तरीके से ये बात हमारे पॉलिटिशियंस तक भी पहुँचे, सरकार तक भी पहुँचे और कोई भी एक क्लिप इसमें वो लोग देख पाएँ, तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को अवेयर करें कि जिस तरीके से डीजल बढ़ता है, पेट्रोल बढ़ता है, जिस तरीके से कपड़े के दाम बढ़ते हैं, जिस तरह से अनाज के दाम बढ़ते हैं, जिस तरीके से बाकी और मटेरियल के दाम बढ़ते हैं, ऐसे ही एक इंक्रीमेंट फीसिस पे भी होता है। क्योंकि वही फीस अल्टीमेटली बेनिफिट देती है टीचर्स की सैलरी बढ़ाने में, इंफ्रा को बेहतर रखने में, बच्चे के लिए सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करने में। कई बार हम ये भूल जाते हैं और सिर्फ ये फोकस्ड हो जाते हैं या ये मान लेते हैं किसी भी एक सेगमेंट के लिए, तो एजुकेशन के लिए ये मान लिया गया कुछ महीनों में कि शायद
ये लोगों से ज़्यादा फीस लेते हैं या ज़्यादा मनी मेकिंग करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गलत फहमी पिछले कुछ समय में डेवलप हुई है, और ख़ास तौर पे कोविड के बाद, कोविड के दौरान में मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे जो गवर्नमेंट जॉब में थे, अच्छी सैलरीज वो लोग ले रहे थे, जहां उनको आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहिए था स्कूल्स का, वो लोग भी अपनी जो है वो फीसेस देने से मना कर रहे थे, जबकि उनके पास वो रिसोर्सेज आ रहे थे। वो बेनिफिट बल्कि कुछ उन बच्चों को जाना चाहिए था जो वाकई अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिनके पेरेंट्स प्राइवेट सर्विसेज में थे और जिनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई थी। तो जब तक ये तालमेल नहीं होगा, मुझे लगता है कि ये करना बहुत मुश्किल होगा। और हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि हम लोग एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एजुकेशन को रन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि वो बैलेंस बनाए। तो उसमें कहीं ना कहीं सरकारों को थोड़ी ज़्यादा रियायत जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देनी चाहिए। आप कंट्रोल करें, पर इस तरह का कंट्रोल हो जिसमें उनके पास फाइनेंशियली जो है वो फ्लैक्सिबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली गवर्नमेंट को प्राइवेट स्कूल्स को या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मेरा ओपिनियन है जी। अगर आपने कंट्रोल ही करना है, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो आपके पास गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसको बेटर बनाओ, लोग जाए ना उधर। सो फॉर एग्जांपल, आपकी बात बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल अभी ONDC स्टार्ट हुआ है, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म का आइडिया है, जोमेटो, फ्लिप जो चल रहा है, या फिर स्विगी चल रहा है, ओला चल रहा है, उबर चल रहा है, गवर्नमेंट ने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ONDC के नाम से। वो क्या है, सरकारी ओला उबर है, सरकारी जोमेटो और स्विगी है, कि वहाँ पे कोई फीस नहीं है। फॉर एग्जांपल उबर फीस ले रहा है, अपनी लेगा वो, अगर वो कैब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो अपनी फीस लेगा। सिमिलरली जोमेटो भी अपनी फीस ले रहा है, स्विगी भी अपनी फीस ले रहा है। ONDC ने क्या किया, फ्री कर दिया सब कुछ। आप एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर करो, आपका जो एक्चुअल चार्ज होगा, डिलीवरी चार्ज होगा, वही लगेगा। जो हमारी फीस है, जो जोमेटो लेता है, वो नहीं लेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो वो कॉम्पिटिशन देने के लिए, ताकि ये लोग भी कंट्रोल में रहें। तो सिमिलरली एजुकेशन को भी ऐसे देखना चाहिए ना। आप अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को, ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल्स के साथ काम करते हैं, इसलिए मेरे माइंड में पॉइंट आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हो, पिज़्ज़ा 50 रुपये का भी आता है, और पिज़्ज़ा 500 रुपये का भी आता है, और पिज़्ज़ा 1000 रुपये का भी आता है। आप अगर 1000 रुपये वाला पिज़्ज़ा खाना चाहते हो, उसमें वैसी खूबियाँ होंगी, वैसी क्वालिटीज़ होंगी, राइट। वहाँ पे आप बैठ के 1000 रुपये का पिज़्ज़ा खाते हो, ये नहीं सोचते कि यार ये तो 50 रुपये की चीज़ डाल रखी है और बेच 1000 रुपये का है। एजुकेशन सिस्टम को इतना क्यों डिस्करेज किया जाता है स्कूल की फीसिस को लेके? बहुत मैंने देखे हैं। बहुत बड़ा एग्जांपल है कि मैं अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल के साथ बैठा हूँ, बाहर उनके नाम पे नारे लग रहे थे कि स्कूल का प्रिंसिपल का नाम मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मतलब क्या गलती है उनकी? आई एम श्योर आप प्राइवेट स्कूल्स के साथ काम कर रहे हो, तो आपको तो ये हीट हर रोज़ फेस करनी पड़ती होगी, या फिर पेरेंट्स की तरफ से होती है। क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं होती लोग? मतलब इवन हम भी देखें, हम भी कुछ ऑर्डर करना है अपना, 2 मिनट लगाते हैं, 500 1000 2000 रुपये का ऑर्डर करते हैं, सोचते नहीं है। बट जैसे एजुकेशन की बात आती है तो वी स्टार्ट थिंकिंग कि स्कूल 4000 रुपये महीने की फ़ीस ले रहा है। मतलब स्कूल तो 1 लाख रुपये महीने वाली फ़ीस वाले भी हैं। तो आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और देना चाहते नहीं हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा सबसे बड़ा कारण उसका ये है सर कि मैंने तभी शुरुआत में कहा पॉलिटिशियंस को और सरकारों को, उसके कहने के पीछे पर्पस ये था कि जब तक आप पब्लिक को मोटिवेट नहीं करेंगे, उन्हें बताएंगे नहीं। मेरा कंट्रोल का मतलब था कि आप कंट्रोल करें उनकी क्वालिटीज़ को इंश्योर करने के लिए। आप कंट्रोल करें उनके वो किसी तरह का कोई गलत व्यवहार किसी से ना करें, किसी भी टर्म्स में। वो समाज के सभी वर्गों को जो है वो अपॉर्चुनिटी दें, आप इस चीज़ को कंट्रोल करें। पर आप फाइनेंशियली जब कंट्रोल करने लग जाते हैं तो फिर वहाँ इंस्टीट्यूशंस के लिए चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। उन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए या तो उसको कॉस्ट कट करनी पड़ती है या बाकी दूसरे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। राइट। और जैसा आपने कहा, बहुत ही सिंपल है। ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। अगर आप पिज़्ज़ा या चाय पीने वाले को बोलेंगे कि एक आप छोटी शॉप पे 20-30 रुपीज़ में चाय पी लेते हैं, पर जब यही चाय ताज में पहुंच जाती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है। क्यों? उसके एम्बियंस की कीमत है, उसके इंफ्रा की कीमत है, उसके स्टाफ की कीमत है, उसकी अपनी ब्रांड की एक कॉस्ट है। तो उन सबको जोड़ के ही तो वो चाय देंगे। अब ये हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप 25 रुपीज़ में चाय पी लीजिए? आप ताज में चाय पी सकते हैं 25 रुपये में, पर ताज के बाहर रोड के इस तरफ आप गेटवे ऑफ इंडिया पे खड़े होइए, साइकिल वाला आएगा, आपको चाय देगा, वो 20 रुपीज़ आपसे चार्ज करेगा, आप सामने ताज देख सकते हैं,
और वहाँ चाय नहीं पी सकते। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं, जिसमें मुझे लगता है कि लोगों को भी थोड़ा अपना दिल बड़ा करना होगा कि ताकि वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। बहुत ज़्यादा हम छोटे छोटे अमाउंट को देखेंगे तो वो चीज़ें नहीं मैनेज होंगी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये एक पॉलिसी मैटर है जो एक बड़े लेवल पे डिस्कस होना चाहिए, जिसमें ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिटिशियंस को और लोगों को समझते हुए, क्योंकि बहुत सिंपल है सर, जैसे हम होंगे वैसा समाज होगा, क्योंकि हम ही से तो समाज बना है। एग्जैक्टली। जैसे आप होंगे वैसी पुलिस होगी। ट्रू। अगर आप मानते हैं कि पुलिस गलत है तो हम भी गलत हैं। बिल्कुल। जैसे आप होंगे वैसे ब्यूरोक्रेसी आपको मिलेगी। अगर हम भ्रष्टाचार करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार मिलेगा। जैसे हम होंगे वैसे पॉलिटिशियन। तो हम सबको अपने आप को सुधारना है। अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे, अपने मन को बेहतर कर लेंगे, तो मुझे लगता है ये सॉल्यूशन निकल सकता है। एग्री, 100% एग्री। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया मेरे पास ये बात करते करते। आपकी अगर एग्जांपल, आप जैसे एग्जांपल दे रहे थे वैसे एग्जांपल दूँ, सरकार भी क्या कर रही है, अपना खुद का घर गंदा है उसको साफ़ करने के बजाय दूसरे के घर पे बोला जा रहा है कि सफाई करो। दिस इज़ वॉट हैपनिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम। गवर्नमेंट स्कूल्स के हाल देखो आप जाके, या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हाल देखो जाके, मुझे खुद बुरा लगता है। या तो एजुकेशन पॉलिसी को ये बना दे कि एजुकेशन इज़ फ्री फॉर एवरीवन। हमारी कंट्री नहीं अफोर्ड कर सकती द काइंड ऑफ पॉपुलेशन विच वी हैव। हम कनाडा नहीं है, हम यूएस नहीं है जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है और बहुत कम पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट के पास फंड्स है, गवर्नमेंट सब दे सकती है, बट वहाँ पे भी ऐसा नहीं है। वहाँ पे हायर स्टडीज़ बहुत महंगी है। वहाँ पे हायर स्टडीज़ आपको बेसिक स्कूल एजुकेशन फ्री है, हायर स्टडीज़ बहुत महंगी है। सिर्फ आप जर्मनी को छोड़ दें या जापान को छोड़ दें, जहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए उनकी अपनी लैंग्वेज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अदरवाइज़ बाकी सभी जगह जो है हायर स्टडीज़ महंगी है, काफ़ी महंगी है। राइट। उनसे कंपैरिजन करें तो आज भी हम लोग बहुत रिजनेबल में एजुकेशन दे रहे हैं। 100% कोई कॉस्ट ही नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, अगर हम देखा जाए बहुत रिजनेबल। तो अभी भी हम उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे कि टीचर्स का फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट कैसे किया जा सकता है। अपलिफ्टमेंट ऐसे ही होगा सर, जब तक जो है वो लोग साथ नहीं देंगे, वो अपने अंदर से टीचर को उस रिस्पेक्ट की निगाह से देखना नहीं शुरू करेंगे कि ये रिस्पेक्टफुल तो हो, पर इसको भी तो पैसे कमाने का अधिकार है अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि कई बार आप कुछ लोगों को, जैसे कुछ लोगों के लिए हम मान लेते हैं कि भाई वो सम्माननीय बहुत है, पर हम उन्हें पैसा नहीं देना चाहते, तो उसको भी अपने परिवार का भरण पोषण करना है, तो उसके लिए उसको वो फंड्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर उसकी फैमिली की अपलिफ्टमेंट होगी तो डेफिनेटली वो सोसाइटी की स्टेट ऑफ माइंड नाम की तो चीज़ है ना। अब एक टीचर आ रहा है स्कूल में, परेशान होकर आ रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसकी, वो आके कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाएगा। ये सब चीज़ें बहुत सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसी, क्योंकि जैसे आपने ट्रेनिंग को जोड़ा, हर चीज़ कनेक्ट होती जाती है। अगर एक व्यक्ति खुश है तो वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेगा, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा, वो रूल्स को फॉलो ज़्यादा करेगा, वो कोशिश करेगा उसके बच्चे जो है, जो जिन बच्चों को वो पढ़ा रहा है बेहतर परफॉर्म करे और जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करें। क्या यूएसपीज़ हैं आपके स्कूल की कि आपको लगता है कि हमारा स्कूल क्यों बेटर है बाकी स्कूल से? बहुत प्राइवेट स्कूल्स अपने आप में एग्जिस्ट करते हैं और देखिए यूएसपीज़ जो है वो अलग अलग लेवल्स पे बदल जाती हैं। और जैसे मैं प्रिपेटरी की बात करूं, जहां हम लोग बचपन ब्रांड को यूज़ करके काम करते हैं, और बचपन ऑल ओवर इंडिया हमारा इस्टेब्लिश ब्रांड है, 1200 प्लस स्कूल्स नेशन वाइड हम लोग रन कर रहे हैं। हमने सबसे पहला फोकस ये किया कि हम टारगेट क्या करना चाहते हैं, तो हमने मासेस को टारगेट किया कि एजुकेशन अफोर्डेबल भी हो, क्वालिटी भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले स्ट्रीमलाइन किया। हम पहले ऐसे स्कूल थे प्रिपेटरी सेगमेंट में जो पहली बार अपना ड्रेस कोड लेके आए। उससे पहले तक प्रिपेटरी में ड्रेसेस नहीं होती थी। इवन जो अच्छे ब्रांड भी थे वो कहते थे आप कोई भी ड्रेस पहना के भेज दीजिए। तो हमने सबसे पहले ड्रेस कोड लाए, क्योंकि हमने कहा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चे में नहीं डेवलप होना चाहिए। आप पैसे वाले हैं, आप हर रोज़ नई ड्रेस पहना के भेज सकते हैं, मेरे पास पैसे कम है, मैं अपने बच्चे के लिए उतनी ड्रेसेस नहीं ला सकता, तो बड़ी तकलीफ कैसे आएगी बच्चों में। तो हमने पहले ड्रेस कोड पे हमने काम किया। फिर हम पहले ऐसे स्कूल बने जो अपना कंप्लीट करिकुलम और बुक्स अपनी तैयार करके खुद लेके आए, ताकि उसके अंदर जो एक सामंजस्य हम बिठाना चाहते थे, एक सिस्टम हम लेके आना चाहते थे, वो हम उसके अंदर लेके आए। बचपन कौन सी क्लासेस तक चलता है? बचपन प्ले ग्रुप से यूकेजी तक काम करता है जी। बिल्कुल ही छोटे, बिल्कुल 2 to 5 years, अब आप कह सकते हैं 2 to 6 years एज पर NEP 2020। तो 2 to 6 years तक हम लोग इस पर काम करते हैं। उसके बाद
हमने अपने इंफ्रा पे बेहतर काम किया। हम पहली बार अपने स्कूल को केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रखा, हम लोगों ने उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट रूम सेट किए। उन कॉन्सेप्ट रूम्स को आज के समय में हम रोबोटिक्स तक लेके आ गए हैं, हम एआई तक लेके आ गए हैं, और आप जैसे लोगों का हम सम्मान करते हैं जिन्होंने रोबोटिक्स पे इतना काम करना शुरू किया, जिस कारण से रोबोटिक्स के बारे में अवेयरनेस लोगों की बढ़ी है। आज मुझे लगता है प्रिपरेटरी से भी बच्चा छोटे छोटे पजल्स को भी सॉल्व करता है, तो उसका IQ लेवल बढ़ता है, और कहीं ना कहीं बच्चे का इंटरेस्ट, यहाँ हमें बच्चों को अलग अलग एक्सपोजर देने होते हैं, तो वो एक्सपोजर के बाद बच्चा आगे जाके डिसाइड कर लेता है अपने आप कि मुझे किस फील्ड में जाना है, उसका इंटरेस्ट किस में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर्पज़ ये नहीं है कि आज वो रोबोटिक्स सीख रहा है यहाँ पे तो वो कुछ ना कुछ इतना मैकेनिकल चीज़ में बना लेगा, पर उसका IQ डेवलप होता जाएगा। स्क्रीन टाइम से तो बेटर है ना। जी, तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने की। फिर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा चेंज हम लोग लेके आए, और पहले ऐसे स्कूल बने जिन्होंने बोलने वाली किताबें दी, स्पीको बुक्स। हम लोगों ने अपने करिकुलम के ऊपर बेस्ड कंप्लीट स्पीको बुक्स तैयार की, स्पीको पेन तैयार किया, और हम हिंदुस्तान के पहले स्कूल बने जो स्पीको बुक्स लेके आए। उसके बाद स्मार्ट क्लासेस, अपनी ही बुक्स पे बेस्ड कंप्लीट एनिमेटेड 3D एनिमेशन के साथ में हम अपनी स्मार्ट क्लासेस लेके आए, जो हमारी बुक्स पे बेस्ड थी, और आज भी हिंदुस्तान के अकेले स्कूल हैं जो कंप्लीट करिकुलम दे रहे हैं स्मार्ट क्लासेस के साथ में। तो ताकि खुद का डेवलपमेंट है सारा चीज़ें, और इस तरह की अलग अलग USPs के कारण से हम बेहतर हो गए, और क्योंकि हम अफोर्डेबल भी थे तो लोगों ने हमें काफ़ी पसंद किया। राइट, उसके बाद आपने बचपन के अलावा एक और फिर हम लोगों ने आगे बढ़े जी, और हम लोगों ने फॉर्मल स्कूलिंग में कदम रखा। एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल के नाम से आज हमारे 100+ स्कूल्स नेशन वाइड है, और उसमें भी हम लोगों ने हमेशा से बेहतर तरीके से हम लोगों के लिए काम कर पाए, वो विज़न हमारा था। वहाँ भी हम लोगों ने अपना करिकुलम जो CBSE और NCERT बेस्ड था वो पूरा तैयार किया, सभी बुक्स अपनी तैयार की, और उन बुक्स के साथ हम जो है वो लोगों तक गए, और लोगों ने बहुत पसंद किया। अब हम लोगों ने NEP 2020 के अकॉर्डिंग अपनी सारी बुक्स, सारे प्लानर, सब कुछ स्प्राउट करिकुलम से हम लोग लेके आ गए, जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और इस साल हमारे जो 10th के और 12th के रिज़ल्ट रहे हैं ऑल ओवर इंडिया 100% हम लोगों ने अचीव किया है जी। और उसके साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं वो मेरिट लिस्ट में आए, और बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे बच्चों का है। एकेडमिक के अलावा भी फोकस किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल जी। हम लोग हर साल एक बहुत बड़ा इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जो अभी तक हिंदुस्तान में किसी भी चेन के स्कूल, जो कोई भी चेन है, जो ब्रांड है, वो नहीं करता है। हम लोग करते हैं एकेडमिक हाइट्स मेगा कॉम्पिटिशन। ओके, इंटर AHPS मेगा कॉम्पिटिशन उसको हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया से करीबन 1100 से 1200 बच्चे आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं। 3 दिन के लिए दिल्ली NCR में इवेंट रखा जाता है। उनके रहने का, खाने पीने का, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ का सारा अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, और करीबन एक साथ करीबन कोई 80 से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, एकेडमिक्स के, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के, आर्ट्स के, कल्चर के, स्पोर्ट्स के। स्पोर्ट्स में हम एथलेटिक्स में जाते हैं, हम फुटबॉल में जाते हैं, हम लॉन टेनिस में जाते हैं, हम बैडमिंटन में जाते हैं। तो इस तरह के सारे इवेंट हम लोग कंडक्ट कराते हैं। स्विमिंग कराते हैं, जिसके लिए नेशनल लेवल का स्विमिंग पूल हमारे पास रहता है, और ये सारी चीज़ें हम सिर्फ 3 दिन में करते हैं। हमारी 200 लोगों की टीम काम करती है, बाहर से करीबन 200 लोग टीचर्स जो हैं वो आते हैं, और सपोर्ट स्टाफ, और करीबन 1100-1200 बच्चे ये होते हैं। तो 1500-1600 लोगों के लिए फूड अरेंजमेंट, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच में स्नैक्स, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें हम लोग एक ही जगह, एक ही कैंपस के अंदर अरेंज करते हैं। और ये सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों के लिए सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों के लिए करते हैं, और पिछले 10 सालों से हम लोग करते आ रहे हैं लगातार। और बड़े बड़े डिग्नेटरीज़, क्योंकि हम हमेशा मोटिवेशनल फिगर्स को लेके आते रहे हैं। आज जो है वो मिल्खा जी का नाम मैं इसलिए लूँगा कि मिल्खा जी जो है वो ख़ास तौर पे हमें जहन में आते हैं, और हमारे इवेंट में फ्लाइंग सिख मिल्खा जी आए, PT उषा जी आई, अभिनव बिंद्रा जी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट वो आए, अभी लास्ट ईयर बाईचुंग भूटिया जी आए, उससे पहले PV सिंधु जी आई। तो इस तरह के अलग अलग डिग्नेटरीज जो खास तौर पे आप देखेंगे ये रियल हीरो हैं बच्चों के लिए, मोटिवेटर हैं, इनको हम लोग लेके आते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। और इस साल
एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी जो है वो इस इवेंट में आएंगी अक्टूबर में। वो हैं हमारे बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल जी। तो बच्चों को हम इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि वो इस तरह के हीरोज़ से मिले जिन्होंने वाकई बहुत मेहनत करके अचीव किया। बिकॉज वो लेसन आपको नहीं पता कहाँ से कहाँ ले जाएगा बच्चों को। और हमें खुशी होती है हमारे बैडमिंटन की विंग से लास्ट ईयर जो है वो कई स्टेट में स्टेट लेवल के चैम्पियन निकले। पंजाब से हमारे 2 बच्चे स्टेट लेवल पे आगे गए और ऐसे ही आंध्रा में हमारे जो है वो 3 बच्चे स्टेट लेवल पे आगे गए। तो इन इवेंट से अब इस तरह के बच्चे निकलने शुरू हो गए हैं। ऐसी मतलब बहुत सारी अचीवमेंट्स होंगे हम श्योर, इतने स्कूल्स चला रहे हैं आप। और अब इस पॉडकास्ट का फोर्स मज़ा आ रहा है आपके साथ करने का, और अभी इतना इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चला है। एंड में जाते जाते अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि क्यों फ्रेंचाइज लेनी चाहिए स्कूल को, एक इंसान को, रादर देन अपना ब्रांड शुरू करने से? देखिए, जब भी आपको लगता है कि आप एक लिमिटेड टाइम में मतलब पहले तो मैं एक लाइन में बोलूँगा फिर थोड़ा इसको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि आप जब एक लिमिटेड टाइम में ज़्यादा सक्सेस पाना चाहते हैं और जल्द कामयाब होना चाहते हैं तो आपको फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। राइट। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अकेले उतनी चीज़ों पे काम नहीं कर सकते जो एक अच्छा फ्रेंचाइज़र आपके लिए करता है। बहुत छोटी सी चीज़ से शुरू करूँगा। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं सबसे पहले एक ब्रोशर, एक प्रॉस्पेक्टस, इस तरह की चीज़ें आपको डेवलप करनी होती हैं। एक ब्रांड नेम चाहिए होता है, उसको रजिस्टर्ड कराना होता है, वो ब्रांड अच्छा होना चाहिए। और ब्रांड कब बनता है? ब्रांड, ये गलतफहमी है कि कई बार हम एक नाम रखते हैं और एक सुंदर सा उसका लोगो बनाते हैं और सोचते हैं वो ब्रांड बन गया। कभी ऐसे ब्रांड नहीं बनता। ब्रांड को बनाने के लिए एक तपस्या करनी होती है। उसको बहुत से, जैसे एक बच्चे की परवरिश करते हैं ना, एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर आप उसको बहुत बेहतर फूड खिलाते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन फूड खिलाते हैं ताकि उसके अंदर ताकत आए और वो चलने लगे। फिर जब वो चलने लगे तो अब उसको मजबूती चाहिए। तो आप जैसे मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और वेजिटेरियन हूँ तो मैं कहूँगा जी आप दूध, बादाम, घी ये सब खिलाते हैं ताकि वो मजबूत बने और वो समाज में आगे जाके काम कर पाए और जो भी चैलेंजेस है उनका मुकाबला अच्छे से कर पाए। तो ये तब वो ब्रांड बनता है। उसको बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं पैसों के, अलग अलग तरह की एडवर्टीजमेंट होती है, तब वो ब्रांड पॉपुलर होता है। तो आप इतनी जल्दी ये जर्नी नहीं तय कर सकते, पर एक ब्रांड जो इस्टेब्लिश है उसने ये जर्नी तय की हुई है और कई करोड़ों अरबों रुपए उसने अपने ब्रांड पे खर्च किए हुए, जिस कारण से आज वो लोगों को दिखाई देता है। इसके बाद दूसरी बात आती है कि वो जो रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने कहा आपके ब्रोशर्स हैं, आपके प्रॉस्पेक्टस हैं, उनकी डिज़ाइनिंग होनी है, उनका कंटेंट लिखा जाना है, उस कंटेंट को प्रूफ रीड होके आना है, फिर वो सही तरीके से डिलीवर होना चाहिए। अब वो कितनी क्वांटिटी में प्रिंट हो कि आपके लिए वो अफोर्डेबल हो जाए। एक तरफ तो प्रिंट हो रहा है 1 लाख और एक तरफ प्रिंट हो रहा है कुछ 100 पीसेस, तो कॉस्ट किसकी वेरी करेगी? तो आप देखते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव 1 लाख की प्रिंटिंग वाला है, तो आपको बहुत सस्ते में वो चीज़ें मिल जाती हैं जो कोई दूसरा आदमी खुद अगर बनाना चाहे तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। आज एक ब्रांड एम्बेसडर आपको लाना है, उसके चार्जेस हैं फॉर एग्जांपल 1 CR 1.5 CR, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पर क्योंकि ब्रांड ने अफोर्ड किया हुआ है और आपने उसका फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, इसलिए आप उस ब्रांड एम्बेसडर को यूज़ कर सकते हैं सिर्फ एक छोटे से नॉमिनल अमाउंट में। मतलब मैं आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे मेंटोर क्या बोलते हैं कि एक सही मेंटोर वो होता है जो तुम्हें 20 साल की तपस्या 20 महीने में सिखा दे। जी, दिस इज़ व्हाट आई गेस फ्रेंचाइज मीन इज, जी, जो आपने बिल्ड करने में जितना टाइम स्पेंड किया है वही सेम सक्सेस आप कुछ महीनों में दूसरे अचीव कर सकते हैं आप। इसलिए जब शुरू में मैंने कहा था तो मैंने कहा था कि फ्रेंचाइजी के मायने है कि वो एक्सपर्टीज़ लेवल जो आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकें और वो उसका फ़ायदा बहुत इंस्टेंटली ले सके, राइट, वो सही मायनों में फ्रेंचाइजिंग है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है खुद का ना फ्रेंचाइजिंग को अंडरस्टैंड करने का, तो ये कन्वर्सेशन ऐसे चल रही है कि मन ही नहीं कर रहा बंद करने का। बट एनीवेज वी हैव टू से बाय बाय टू दिस पॉडकास्ट और थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ बात करके, मुझे भी, और अच्छा लगा आपसे बात करना और समय का पता ही नहीं लगा। बिल्कुल 1 घंटा हो गया करते हुए। बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।